ठीक। प्रणाम दोस्तों, आप सभी को महाकांत सर के जीएस क्लासेज में स्वागत है। आइए अपनी हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं, कल हमने पढ़ा था हिंदी का उद्भव, और यह उद्भव के बारे में हम लोग हिंदी के उद्भव के बारे में बात कर रहे थे। तो हिंदी के उद्भव के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था भाषा। भाषा क्या है? भाषा के संदर्भ में हमने बात की थी कि एक परिभाषा आपको मैंने दिया था कि संस्कृत की भाष धातु से निष्पन्न ही से भाषा का उदय होता है या भाषा शब्द बनता है। किसे? संस्कृत के भाष धातु से। और संस्कृत का जो भाष धातु है, सोचिए कि एक बात आप यहाँ पे एनालिसिस या सोच सकते हैं कि संस्कृत का जो भाष धातु है, सीधा से कहने का ये मतलब है कि अगर संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द का गठन हो रहा है या भाषा शब्द बन रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी भाषा अगर पहली है तो कौन सी है? तो संस्कृत है। इसलिए आपको कहा जाता है, बताया जाता है कि विश्व की अगर प्रथम कोई भाषा है तो कौन सी है? तो संस्कृत है। विश्व की प्रथम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। और जो संस्कृत का समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की मध्य रहा। 1500 से 500 ईसा पूर्व की मध्य रहा यह समय संस्कृत का। और संस्कृत को उस समय दो भागों में बांटा गया। माना जाता है संस्कृत देवों की भाषा है, पढ़े लिखे वर्ग की भाषा है, ब्राह्मणों की भाषा है, उनकी भाषा है। संस्कृत को एक और नाम मिलता है देवों की भाषा। देवों द्वारा एक भाषा के संदर्भ में से देखा जाता है। इस संस्कृत को दो भागों में बांटा गया। इसका पहला जो भाग था आपका वैदिक संस्कृत है और दूसरा जो भाग है आपका लौकिक संस्कृत है। पहला भाग वैदिक, दूसरा लौकिक। मैं वैदिक के संदर्भ में अगर पहले बात करूं तो वैदिक का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। देखेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व के अंदर वेद आपके लिखे जा चुके थे। अब ये जो वेद हैं आपके 4 वेद हैं यहाँ पे। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को अगर संयुक्त रूप से बोला जाए ना तो क्या कहा जाता है? संहिता। ठीक है, क्या बोला जाता है? संहिता, जो कि यहाँ पे उद्धृत है। ठीक है, चारों वेदों को संयुक्त रूप से बोला जाए तो क्या कहा जाता है? संहिता। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चारों वेद को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। आगे चले। इन वेदों की अगर मैं बात करूं, ऋग्वेद की बात करूं, यजुर्वेद की बात करूं, सामवेद की बात करूं, अथर्ववेद की बात करूं, तो सबसे पहले जो आपका सबसे पहला वेद है, पहला आपका वेद है जो कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की अगर बात करूं तो ऋग्वेद के संदर्भ में ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद, सबसे पहला वेद माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद और सबसे पहला वेद माना जाता है। प्राचीन वेद, ठीक है, प्राचीन वेद और पहला वेद, पहला वेद। अच्छा, ऋग्वेद को प्राचीन वेद और पहला वेद। दूसरे संदर्भ में अगर बात करूं तो ऋग्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में मानव उत्पत्ति का पहला साक्ष्य अगर कहीं मिलता है तो वो आपका कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। पूरे धरा पे अगर मानव उत्पत्ति का जो पहला साक्ष्य मिला वो कहाँ मिला दोस्तों? तो ऋग्वेद में मिला। और ऋग्वेद में ही सूर्य को सविता कहा गया। ठीक है, जिसे सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में सूर्य को सविता कहा गया। इसका मतलब आप लोग यहाँ तक सोच सकते हैं कि अगर ऋग्वेद में सूर्य को उस समय 1500 ईसा पूर्व में से 1000 ईसा पूर्व की मध्य की बात मैं बता रहा हूं, अगर सूर्य को सविता कहा जा रहा है, इसका मतलब हमारे जो पूर्वज हैं वो कहीं न कहीं प्राकृतिक वस्तुओं पर भी शोध कर रहे थे। प्राकृतिक चीजों पर भी क्या कर रहे हैं? शोध कर रहे हैं। भाई अगर सूर्य का नाम अगर सविता है, सीधे से कहने के मतलब है कि आखिर किसी का अगर कोई नाम अगर डाला गया वो किस बेस पे? क्या उसी तरह उठा के नहीं डाला गया? हाँ, जब शोध किया गया तो उसका एक नाम और लिखा गया, क्या? सविता या सावित्री, जो कि ऋग्वेद में उद्धृत है। अच्छा, अगली पॉइंट मैं ऋग्वेद की बताऊं, आपका है वर्ण व्यवस्था जाति पर न आधारित होकर किस पे आधारित थी? कर्मों पे आधारित थी। जो आपकी वर्ण व्यवस्थाएं हैं आज जो जाति पर आधारित हैं, वो ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेदा के अनुसार जाति पर न होकर किस पे है? तो कर्मों पे है। अर्थात मैं कहूं कि ऋग्वेद में एक उद्धृत है कि अगर मानव उत्पत्ति, अगर मानव का जन्म होता है शुरुआत में धरा पर, तो वह शुरू से क्या है? शूद्र है। ये ऋग्वेद का कहना है। ऋग्वेद कह रहा है कि अगर धरा पे किसी का जन्म हो रहा है तो शुरुआत में ही क्या है? शूद्र है। शूद्र की मैं बात करूं, सबसे छोटा जो किसान है,
शूद्र का अर्थ होता है जो किसानी क्षेत्र में है उसे शूद्र कहेंगे। ठीक है, जो मिट्टी से जुड़ा है, जो क्या है, मिट्टी से जुड़ा है, वो शूद्र है। ठीक है। अच्छा, ये ऋग्वेद कहता है मानव अगर धरा पे जन्म ले रहा है, ठीक है, तो कोई भी प्राणी अगर धरा पे जन्म ले शुरू से क्या है, वो शूद्र है। ये ऋग्वेद कहता है। ऋग्वेद कहता है कि जो जाति व्यवस्था है वो आपके जाति पर न होकर आपके किस पे, कर्म पे। सीधा से कहने का ये मतलब है कि अगर ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण का बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका जो ये आपके वर्ण व्यवस्था है ना, उसकी कर्म पे आधारित होगा, उसके कर्म पे। सीधा से कहने का मतलब है कि ब्राह्मण का बच्चा अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है तो वह शुरुआत से क्या है, शूद्र है। लेकिन उसका जैसा कर्म होगा ना, उसका अगर सेवा क्षेत्र में जाना चाहता है तो क्षत्रिय हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, ठीक है, सैनिक क्षेत्र में अगर जाना चाहता है तो क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। व्यापार क्षेत्र में जाना चाहता है तो क्या हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा। हाँ, पढ़ा लिखा वर्ग है, क्या है, पढ़ा लिखा या पढ़ना लिखना जान गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्राह्मण हो जाएगा। इस बात से जानिएगा। अगर वही क्षत्रिय का बच्चा धरा पे जन्म लेना शुरुआत से क्या है, शूद्र है, लेकिन वही क्षत्रिय का बच्चा अगर पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। वही क्षत्रिय का बच्चा अगर वह व्यापार करना सीख लिया और व्यापार जानने लगा, व्यापार करने लगा तो वैश्य हो जाएगा। अगर वही क्षत्रिय का बच्चा किसानी के क्षेत्र में मिट्टी से जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा। एक होता है आपकी कर्म व्यवस्था। उसी तरह शूद्र का बच्चा अगर है, अगर वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ा लिखा अगर हो गया तो ब्राह्मण हो जाएगा। सैनिक क्षेत्र में जाना चाहे तो क्षत्रिय हो जाएगा। वही व्यापार क्षेत्र में जाना तो वैश्य हो जाएगा। ये चीजें हैं आपके ऋग्वेद में। ऋग्वेद और कई चीजों की इसमें बात बताई जाती है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर कितनी है ऋग्वेद में, ऋचाओं की संख्या कितनी है ऋग्वेद में, 10,462। 10,462 कितने हैं ऋग्वेद में, ऋचाओं की संख्या इतनी है। अच्छा, इसमें कई बातें हैं ऋग्वेद में जो कि हिंदी के संदर्भ में बताना एक बड़ा टॉपिक या बड़ा ब्रॉड बनता चला जाएगा। आते हैं दूसरा जो आपका वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की मैं बात करूं तो यजुर्वेद में आपका यज्ञ संबंधित जितने भी विधान हैं, यज्ञ के संबंधित जितने भी विधान आपके हैं, सब किसमें है भैया, तो यजुर्वेद में। कैसे यज्ञ को किया जाए, यज्ञ का समापन कैसे हो, यज्ञ की शुरुआत कैसे हो, यज्ञ के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती, सारे जितने भी विधान हैं सब किसमें, तो यजुर्वेद बताता है। अच्छा, वहीं दूसरी बात है यज्ञ में कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, यज्ञ के लिए कौन सा मंत्र सही है, कौन सा नहीं सही है, इस चीज का सारे विधान यजुर्वेद में आपको दिया गया है। यहीं पर यह चंपू विधा में है। ये जो आपका यजुर्वेद है ना, चंपू विधा का मतलब कि चंपू उसे कहते हैं वह जो गद्य और पद्य दोनों में रचित होता है, उसे हम चंपू कहते हैं। और ये जो आपका यजुर्वेद है जो कि पहला वेद है जो कि चंपू विधा में है। अच्छा, आगे आते हैं जो आपका अगला वेद है। अगला वेद का नाम है आपका सामवेद। क्या नाम है, सामवेद। सामवेद ये देखिए भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अगर हमने संगीत को सुना और देखा तो सबसे पहले हम किस में देखें, तो सामवेद में देखें। सामवेद में ही आपके 7 सुर गायन का उद्धृत मिलता है। जो आपके सारे गामा पा ध नि सा है वो आपके सामवेद में ही है। तो यहाँ से एक प्रश्न भली भांति बनता है, संगीत का या संगीत का सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो आपका सामवेद में। इसे कहा जाता है यह भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसी वेद में 7 सुर का गायन होता है। अच्छा, पहली बात। दूसरा आपका जो अगला वेद आता है वो आपका अगला वेद भैया कौन सा है, चौथा, तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही देखिए अथर्व जो वेद है इसमें जादू टोना, भूत प्रेत आदि का संकलन यहीं पे है। किसमें, अथर्ववेद में। अगर भूत प्रेत की कहीं अगर निष्पत्ति हुई तो ये अथर्ववेद को जाइए पढ़िए और जानिए कैसे हुई, जादू टोना कैसे किया जाता है, अथर्ववेद को पढ़िए। आगे भैया इसी अथर्ववेद में आयुर्वेद, दवा, चिकित्सा पद्धति की निष्पत्ति हुई थी। आप जो आज चिकित्सा पढ़ते हैं, दवाओं के बारे में पढ़ते हैं, आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, तो अथर्ववेद में। सोचिए आज के हम लोग जब से कैलेंडर देखते हैं प्रथम ईस्वी सन के 1500 ईसा पूर्व पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ये चीजें आपके विद्वान थी हमारे भारत में। सोचिए भारत लोग कितने श्रेष्ठ थे, इनकी श्रेष्ठता की दाज देनी पड़ेगी भाई।
अच्छा, आगे आते भैया, ये वैदिक की बात हो गई, वैदिक संस्कृत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब आके आते हैं हम लौकिक संस्कृत की, दूसरा जो इसका हिस्सा बच जाता है लौकिक। लौकिक संस्कृत में आपका भैया जो वेदों के अलावा जो भी कुछ बच गया ना, वो किस में आ गया? लौकिक में। और लौकिक में आपके वेद हैं, वेदांग हैं, महाकाव्य है। महाकाव्य में एक सबसे बड़ा आपका जो महाकाव्य वो रामायण। रामायण का हम लेते हैं, इसमें रामायण की अगर बात करें तो रामायण में आपके यहाँ 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? सर्ग का सीधा सा मतलब अध्याय, अध्याय का मतलब है कांड, ठीक है। यहाँ पे कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। इन 7 कांडों को देखिएगा, इन 7 कांडों में सबसे जो बड़ा कांड है वो है बाल कांड, और जो सबसे छोटा कांड है वो है आपका किष्किंधा कांड, ठीक है। सबसे बड़ा कांड क्या है? बाल कांड, और सबसे छोटा कांड क्या है? किष्किंधा कांड। अच्छा, इसी में एक ऐसा कांड है जिसे ज्ञानवापी कांड के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वह कांड है आपका भैया उत्तरकांड। उत्तरकांड को हम कहते हैं ज्ञानवापी कांड। अच्छा, आपका इसी में एक ऐसा कांड है जिसे हृदय स्थल की संज्ञा दिया गया। क्या? हृदय स्थल की संज्ञा दिया गया। यह क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि रामायण का ऐसा कौन सा कांड है जिसे हृदय स्थल की संज्ञा दी जाती है, तो वो है आपका भैया अयोध्या। अयोध्या कांड को आपको हृदय स्थल की संज्ञा दी जाती है। ये आपके हो गए लौकिक की बातें, वैदिक की बातें हो गई, ठीक है। यहां से आपके प्रश्न आते हैं, विश्व की सबसे पहली भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। अच्छा, ऋग्वेद की एक समकालीन पुस्तक है, ऋग्वेद के एक समकालीन पुस्तक मतलब समान काल उसका भी है, माना जाता है। ऋग्वेद की जो समकालीन पुस्तक है ना, उसका नाम है भैया क्या? अवेस्ता, ठीक है। ऋग्वेद के समकालीन पुस्तक का नाम है क्या? अवेस्ता। और ये अवेस्ता है ना, वो अवेस्ता आपका ईरान का धार्मिक ग्रंथ है। कहाँ का? ईरान का। ईरान का भैया क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। ये चीज भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। नोट करने वाली बात है कि ऋग्वेद की समकालीन पुस्तक, समकालीन पुस्तक, समकालीन मतलब समान काल, ठीक है। बराबर का जो काल है, जहाँ ऋग्वेद वहीं अवेस्ता का भी लगभग वही समय माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000, जिस इसका भी होगा क्या? 1500 ईसा पूर्व से 1000। अच्छा, जो आपकी ये देखेंगे धीरे धीरे 1500 से और ये 500 ईसा पूर्व आपका वैदिक और लौकिक का दोनों का धीरे धीरे अब समापन हो रहा है। जैसे ही समापन का धीरे धीरे हो रहा है, उसी तरह दूसरी भाषा एक पनप रही थी, उसका नाम था क्या भैया? पाली। क्या नाम था? पाली नाम था। और पाली के बारे में हम देखते हैं, देखिएगा पाली के बारे में बताते हैं। पाली जो थी, यह आपको यहाँ से भी कई प्रश्न आते हैं पाली भाषा से, इसको हम मिटाते हैं, आगे चलते हैं, पाली को बताते हैं। पाली क्या है? पाली की बात, पाली भी आपकी जैसे संस्कृत एक भाषा है, उसी तरह एक भाषा धीरे धीरे उसी के पैरेलल में पनप रही थी, उसका नाम था पाली। और पाली जो आपकी है भैया, पाली के बारे में अगर मैं बात करूं, पाली का जो समय होता है वो 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी सन होता है। 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी सन होता है, और 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी सन पाली का समय माना जाता है। माना जाता है कि जैसे ही धीरे धीरे पाली का समापन हो रहा था, उसी समय वहां पे ईसा मसीह का जन्म होता है, जहां से आप लोग कैलेंडर को देखते हैं। दूसरी भाषा आपकी कौन सी आ गई भैया? पाली। पाली आपकी दूसरी भाषा, और इसका समय है यहाँ पे 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी सन। प्रथम ईस्वी सन में ईसा मसीह जो आपके पूरे विश्व की गॉड ऑफ फादर है, उनका जन्म होता है। यहीं से कैलेंडर की शुरुआत होती है, जो कि हम लोग अधिकतर कैलेंडर को यहीं से देखते हैं, प्रथम ईस्वी सन से। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे जहां से हम लोग कैलेंडर देखते हैं उसके 1500 वर्ष पहले की बात की मैं बता रहा था, जहां पे आपको संस्कृत की बातें अभी तक बता रहा था। पाली के बारे में अगर मैं बात करूं तो पाली को एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है इसे बौद्धों की भाषा। इसे बौद्धों की भाषा, किसकी भैया? बौद्धों की भाषा के नाम से भी जाना जाता है, बौद्धों की भाषा। दूसरा अगर मैं इसके बारे में पॉइंट बताऊं तो दूसरा इसे भी कहा जाता है इसे प्रथम देश की भाषा, क्योंकि कहीं कहीं संस्कृत से ज्यादा इसकी संख्या थी बोलने वाले की, और इसलिए इसे कहा जाता है कि प्रथम देशी भाषा या प्रथम देश की भाषा। प्रथम देश की भाषा, देश की भाषा।
अच्छा, अगर मैं प्रथम देश की भाषा कह रहा हूं तो क्या मैं इसे प्रथम जन की भाषा नहीं कर सकता? प्रथम जन की भाषा, जन की भाषा, जन का मतलब लोगों की भाषा, प्रथम जन की भाषा, जन का मतलब होता है लोगों की भाषा। इसी को मैं एक और नाम दे सकता हूं, लोगों की भाषा, लोगों की भाषा। अगला मैं नाम इसका एक और दे सकता हूं, जातक कथाओं की भाषा, जातक कथाओं की भाषा। अब यहाँ पे एक शब्द आपको दिक्कत डालेगा कि जातक क्या होता है। जातक समझ लेते हैं, जातक होता क्या? जातक वह है कि बौद्धों का एक ग्रंथ है, बौद्धों का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है भैया क्या? त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक को जो पढ़ता था, जो क्या करता था? पढ़ता था, उसी को कहते हैं क्या भैया? उसी को जातक कहते हैं। क्या कहते हैं? जातक कहते हैं। अच्छा, जब जो त्रिपिटक को पढ़ता था उसी को अगर हम जातक कहते हैं, इसका सीधा सा संबंध है। त्रिपिटक आपका किस भाषा में होगा? तो पाली में होगा। किसमें होगा? तो पाली भाषा में होगा। इसका मतलब पाली भाषा में होगा, इसलिए पाली को हम क्या कहते हैं? जातक कथाओं की भाषा। बात समझ में आई? आगे चला जाए। इतने नामों से पाली को जाना जाता है। और यहाँ से आपके प्रश्न भली भांति आते हैं, पूछता है कि बौद्धों की भाषा या पाली का समय क्या है। ठीक है, तो पाली का जो समय है भैया ना 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी सन। ठीक, इसे बौद्धों की भाषा के नाम से जाना जाता है। इसे प्रथम देश की भाषा कहते हैं, इसे प्रथम जन की भाषा कहते हैं, इसे लोगों की भाषा कहते हैं, इसे जातक कथाओं की भाषा कहते हैं। जातक क्यों? क्योंकि इनका एक ग्रंथ है, बौद्धों का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम भैया क्या है? तो त्रिपिटक। बौद्धों का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक को जो पढ़ता है उसी को हम कहते हैं जातक। उसी को क्या कहते हैं? जातक। अर्थात जो त्रिपिटक आपका पाली भाषा में और पाली को जो पढ़ता था उसी को हम कहते थे जातक, इसलिए हम इसे कहते हैं जातक कथाओं की भाषा। ठीक, धीरे धीरे इसका भी देखेंगे, प्रथम ईस्वी सन तक इसका भी समापन होता है। तो एक दूसरी भाषा इसी के पैरेलल में चल रही थी, उसका नाम था भैया, जो आपकी तीसरी भाषा आती है उसका नाम है प्राकृत। क्या नाम है? प्राकृत। और प्राकृत का समय है, प्राकृत का समय आपका प्रथम ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन। प्रथम ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन किसका समय है? प्राकृत का। प्राकृत जो भाषा है वो मूलतः जैनों द्वारा बोली जा रही थी, जो पनप रही थी किनके द्वारा? जैनों द्वारा। इसीलिए हम इसे कहते हैं जैनों की भाषा। क्या कहते हैं? जैनों की भाषा। जैनों की जो भाषा है उसका नाम है प्राकृत। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? जैनों की भाषा के नाम से जाना जाता है। अगला मैं इसकी अगर बात करूं, इसका अगला एक नाम मिलता है आपको मलेच्छों की भाषा। क्या? मलेच्छों की भाषा। मलेच्छों की भाषा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो मलेच्छों की भाषा इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो पहले शुरुआती जो इनकी स्थितियां थी, किनकी? प्राकृत मतलब जैन की। शुरुआत में एक इनकी स्थितियां बहुत ही हीनता टाइप में थी। ठीक है, हीनता की दृष्टि देखा जाता था और इनकी भाषा को बहुत ही लोग गिरी भाषा समझते थे और इसी के आधार पर इसका एक और नाम दिया जाता है मलेच्छ। और मलेच्छ, और इसीलिए इसे कहा जाता है मलेच्छों की भाषा। अच्छा, आगे हम आते हैं। अगला मैं नाम देता हूँ मलेच्छों की भाषा के संदर्भ में बात करूँ तो इसका एक अगला नाम और मिलता है जौनताकारों की भाषा। क्या भैया? जौनताकारों की भाषा। जौनताकारों की भाषा क्यों? क्योंकि जौनताकारों की भाषा इसलिए कहा जाता है भैया क्योंकि इनका भी एक ग्रंथ है, इनका भी एक ग्रंथ है जिसका नाम है त्रिरत्न। क्या नाम है? त्रिरत्न। और त्रिरत्न को जो पढ़ता था, क्या है? त्रिरत्न को जो पढ़ता था उसी को हम क्या कहते हैं? जौनताकार। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं जौनताकारों की भाषा। आगे आते हैं भैया, प्राकृत के बाद धीरे धीरे देखेंगे प्राकृत का प्रथम ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन चल रहा है, उसका धीरे धीरे समापन होगा।
समापन के बाद एक दूसरी भाषा यहाँ पे पनप रही थी जो कि लोगों द्वारा, छोटे छोटे लोगों द्वारा या छोटे कस्बों द्वारा उस भाषा का विकास हो रहा था। और वह उस भाषा की हम बात करेंगे, जो भाषा थी उसका नाम है भैया अपभ्रंश। क्या नाम है? अपभ्रंश। अपभ्रंश में पहले अप उपसर्ग नहीं था। अप उपसर्ग जब नहीं था तो वो पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो उसका नाम था भ्रंश। क्या नाम था? भ्रंश। मैं चौथी भाषा की बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। चौथी भाषा क्या है आपकी? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो समय होता है वो क्या होता है भैया आपका 500 ईस्वी सन से प्रथम ईस्वी 1000 ईस्वी सन, सॉरी 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन। किसका समय है? अपभ्रंश का। अपभ्रंश की मैं बात करूं, इसका जो समय है 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन। 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन किसका समय है दोस्तों? ये आपकी चौथी भाषा है। कौन भाषा है? चौथी भाषा है अपभ्रंश। अपभ्रंश पहले आपके अपभ्रंश नाम से न होकर केवल भ्रंश नाम से थी, तो ये अब आपका क्या भैया? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। और इस उपसर्ग को जोड़ने का जो कार्य किया था, किसका? जोड़ने का कार्य। जोड़ने का जो कार्य किया था, जोड़ने का जो कार्य किया था उनका नाम था ब्याडी महोदय। क्या नाम है? ब्याडी। और ब्याडी महोदय ने अप को जोड़ा। किसको जोड़ा? अप को। किसने जोड़ा? ब्याडी। ब्याडी महोदय, इनका पूरा नाम है ब्याडी महोदय। ब्याडी महोदय ने अप उपसर्ग जोड़ने का काम किया पहली बार। अच्छा, मैं अगर बात करूं अपभ्रंश शब्द की, किसकी? अपभ्रंश शब्द की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख, अपभ्रंश शब्द का उल्लेख, क्या उल्लेख पहली बार कहां मिलता है? तो राजा धारसेन के शिलालेख में। किसके शिलालेख में? राजा धारसेन के शिलालेख में। शिलालेख में यह अपने पिता के लिए प्रयोग किए थे। अपने पिता के लिए, अपने पिता के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया था। किस शब्द का भैया? तो अपभ्रंश शब्द का। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहली बार अगर प्रयोग देखा गया तो राजा धारसेन के शिलालेख में, जो कि अपने पिता के लिए किए थे अपभ्रंश शब्द का प्रयोग। अच्छा, अब मैं इसकी बात करूं, अपभ्रंश आपको जो शुरुआती इसकी स्थितियां थी, एक कई खंडों में विभाजित था या बटा हुआ था। इसको जुटाया गया और एक भाषा का नाम दिया गया अपभ्रंश। अच्छा, मैं अपभ्रंश के बारे में अगर बात करूं तो अपभ्रंश आपके 7 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? ये चीज देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न कभी कभार आ भी जाता है कि अपभ्रंश में अप उपसर्ग जोड़ने का कार्य किसने किया? तो ब्याडी महोदय ने। दूसरी बात, अपभ्रंश शब्द का पहला उल्लेख या सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो राजा धारसेन के शिलालेख में केवल अपने पिता के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं, इसके खंडों को पढ़ते हैं। इसके जितने भाग हैं आपके यहाँ पे, इसके खंड की अगर मैं बात करूं तो 7 हैं। कितने हैं दोस्तों? तो 7 हैं। इन 7 को हम देखते हैं। उन्हीं 7 खंडों से, उन्हीं 7 से आपके यहाँ अपभ्रंश में जो आप आज कुछ प्रमुख बोलियां देखते हैं, 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, इन्हीं अपभ्रंश से उद्भव हुआ है। इन्हीं अपभ्रंश से क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। मैं अपभ्रंश की बात कर रहा हूं दोस्तों, अपभ्रंश। और आपके अपभ्रंश का मैंने अभी अभी समय बताया आपको भैया कि 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन। 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन। इसके जो 7 खंड है उसकी मैं चर्चा करूंगा। जो 7 हैं, 7 में आपका जो पहला है वो क्या है भैया? आपका सौरसेनी अपभ्रंश। उसका नाम क्या है? तो सौरसेनी अपभ्रंश। मैं पहले का नाम बता रहा हूं। जो पहला अपभ्रंश है वो कौन सा है? तो सौरसेनी अपभ्रंश। उसका नाम क्या है दोस्तों? तो सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा है भैया आपका यहीं पे आता है, दूसरा अपभ्रंश
कौन सा? खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। तीसरा जो आपका अपभ्रंश आता है उसका नाम है भैया आपका पैशाची। कौन सा? पैशाची अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश। जो चौथा आपका आता है भ्रंश, उसका नाम होता है भैया ब्राजड। कौन सा? ब्राजड अपभ्रंश, ब्राजड अपभ्रंश। जो आपका पांचवा आता है उसका नाम क्या है भैया? पांचवें का नाम है आपका भैया महाराष्ट्री, महाराष्ट्री अपभ्रंश। अच्छा, इसके बाद जो आपका आता है भैया छठा, उसका नाम होता है क्या? अर्धमागधी। क्या? अर्धमागधी। क्या नाम है? अर्धमागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश। आगे आपका जो सातवां आता है उसका नाम होता है भैया क्या? मागधी अपभ्रंश। कौन सा? मागधी अपभ्रंश। ये 7 खंड में टूटा हुआ था ये अपभ्रंश, इन्हीं सातों को जुटाया गया, एक नाम दिया गया क्या? अपभ्रंश। अच्छा, इन्हीं से कई उपभाषाएं और कई लोकल भाषाएं और कई बोलियों का जन्म होता है। उनको भी देखते हैं। सौर श्रेणी से आपके यहाँ 3 हैं। सौर श्रेणी से कौन कौन से भी है यहाँ पे देखते हैं। सौर श्रेणी से, सौर श्रेणी में आपका पहला आता है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दूसरा आपका आता है भैया यहीं पे राजस्थानी। कौन सी? राजस्थानी हिंदी। अगला जो आपका आता है गुजराती, गुजराती। कौन सा? गुजराती। मैं खस की बात करूं तो खस के अंतर्गत जो आता है, खस में आता है केवल एक आपका कौन सा भैया? वो भी पहाड़ी हिंदी। कौन सा? पहाड़ी हिंदी। पैशाची की मैं बात करूं तो पैशाची में 2 है आपका, जो लोकल है आपका, एक है पंजाबी। क्या है? पंजाबी। और दूसरा क्या आपका? लहदा। ब्राजट की बात करूं तो ब्राजट में केवल एक है जिसका नाम है सिंधी। क्या नाम है दोस्तों? तो सिंधी। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में केवल एक है, उसका नाम है मराठी। महाराष्ट्र में आज भी चले जाएंगे, आपको मराठी में पढ़ने को, मराठी में सुनने को, मराठी में बोलने को मिलेगा। इधर देखिएगा अर्धमागधी में, अर्धमागधी में आपका जो है तो उसका नाम है भैया अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। क्या आती है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और मागधी में आपके 4 आते हैं। उन चारों की मैं अगर चर्चा करूं तो ये 4 कौन हैं, उन चारों के बारे में अगर मैं बताऊं तो 4 आपका पहला भैया असमिया। कौन सा? असमिया। दूसरा आपका कौन सा भैया? बांग्ला। तीसरा आपका है उड़िया। और जो चौथा आपका है भैया उसका नाम है, चौथे का आपका बिहारी हिंदी। क्या नाम है? बिहारी हिंदी। देख रहे हैं दोस्तों ना, ऐसे कुछ राज्य हैं जहां की लोकल भाषा है। ठीक है, ऐसे कुछ राज्य हैं जहां की लोकल भाषा के संदर्भ की बात की गई, ऐसे कुछ राज्य जहाँ की लोकल है। लोकल का कहने का सीधा सा मतलब, जैसे महाराष्ट्र में चले जाएंगे मराठी मिलेगा, गुजरात में चले जाएंगे गुजराती मिलेगा, ठीक है, पंजाब में चले जाएंगे पंजाबी मिलेगा, कुछ लहदा भी मिलेगा। ठीक है, तो इनकी मैं बात करूं तो यहाँ पे जिसमें जिसमें हिंदी लगा है, जहां जहां आपको हिंदी लगा है वही आपकी बन जाती है उपभाषा। क्या बन जाती है? उपभाषा। जहां जहां हिंदी लगा है वही दोस्तों क्या बनती है? उपभाषा। अब देखेंगे हमने उपभाषा पे एक वर्गीय चिन्ह के रूप में हमने इसे घेर दिया है। वर्गीय चिन्ह के रूप में जब घेरा है उसे देखिएगा कि ये जो आपके वर्गीय चिन्ह के रूप में है, इनकी मैं बात करूं, ठीक है, तो आपकी 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं में पहली उपभाषा आपकी होती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। दूसरी है आपकी राजस्थानी हिंदी, तीसरी आपकी पहाड़ी हिंदी, और चौथी आपकी पूर्वी, और 5वीं आपकी बिहारी हिंदी। उपभाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। उपभाषा, उपभाषा कितनी हो गई आपके? 5 हो गई। और यही उपभाषा आपके 5 हो गई, और इसी के अंतर्गत 18 बोलियों का निर्धारण किया गया। कितनी बोलियों का भैया? 18 बोलियों का निर्धारण किया गया। ठीक है, ये जो आपकी 18 बोलियां हैं ना, इनके बारे में अगर मैं बात करूं
तो 18 बोलियों का सबसे पहली बार अगर किसी ने सुझाव दिया था वो थी काका कालेलकर। काका कालेलकर के द्वारा 18 बोलियों का क्या किया गया, पहली बार सुझाव दिया गया। ठीक है, 18 बोलियों का सबसे पहली बार किसी ने अगर सुझाव दिया था वो कौन थे, काका कालेलकर, जो कि गांधी जी के परम मित्र और सहयोगी भी थे। अच्छा, मैं इन उपभाषाओं की बात और 18 बोलियों की बात अभी कर रहा हूँ। जो आपकी 5 उपभाषाएं हैं यहाँ पे देख रहे हैं, जिनको मैंने क्या किया, वर्गी में घेरा किया है, उसी का नाम है भैया क्या, उपभाषा। और उपभाषा में जो पहली उपभाषा है आपकी आ रही है, देखेंगे तो पश्चिमी हिंदी। कौन सी, तो पहली उपभाषा का नाम क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं पहली उपभाषा आपकी क्या है भैया, तो पहली उपभाषा आपकी है पश्चिमी हिंदी। कौन सी, पश्चिमी हिंदी। और दूसरी भाषा कौन सी है, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। और तीसरी भाषा कौन सी है दोस्तों, तो पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और चौथी भाषा आपकी कौन सी है, तो यहां देखिएगा कौन सी है, तो पूर्वी। कौन सी, पूर्वी हिंदी। और आपकी जो पांचवी है, जो आखिरी भाषा है, उसका नाम है बिहारी। क्या नाम है, तो बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। अब देखिएगा ये आपकी क्या हो गया भैया, उपभाषा। क्या हो गई, उपभाषा। अब देखते हैं उपभाषाओं की जो संख्या है कितनी है, तो 5 है। कितनी है, 5 है। इन्हीं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत, 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियों का निर्धारण किया गया। कितने बोलियों का भैया, 18 बोलियों का निर्धारण किया गया। 18 बोली को डिवाइड किस भाग में किया गया, देखिएगा 5 तो आपके आ जाती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कितने बोलियां, 5 आपके आ जाएंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, 4 आपके आ जाएंगे राजस्थानी के अंतर्गत, 3 आपके आ जाते हैं पहाड़ी के अंतर्गत, 3 आपके आ जाते हैं पूर्वी के अंतर्गत, वही फिर 3 आपके आ जाते हैं बिहारी के अंतर्गत। इसे काउंट अगर करेंगे दोस्तों तो 18 होगा। देखिएगा 5 4 9, 3 3 9, 9 9 कितना, 18। यही आपके 18 बोलियां इन्हीं उपभाषाओं में निहित हैं। इन 18 बोलियों की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी इसमें पहली बोली होती है उसका नाम है भैया ब्रज। क्या नाम दिया गया, ब्रज नाम दिया गया। पहला क्या नाम इसका, ब्रज। ठीक है, दूसरा नाम है आपका ये पे भैया बुंदेली। क्या नाम है, बुंदेली। तीसरा नाम एक मिलता है आपको बांगरू। कौन सा, बांगरू। बांगरू को हम कहते हैं हरियाणवी, हरियाणवी। क्या नाम दिया गया, हरियाणवी। ठीक है, अच्छा अगला जो नाम आपका इसी में आता है कन्नौजी। कन्नौज क्षेत्र में बोली जाए जो इत्र नगरी है वहां पे कन्नौजी। अगला नाम आता है यहाँ पे खड़ी बोली, खड़ी बोली। खड़ी बोली का एक दूसरा नाम भी मिलता है जिसका नाम है कौरवी। क्या नाम है दोस्तों, तो कौरवी। और कौरवी के जो नामकरण करता है, अगर मैं उनकी बात करूं, कौरवी के नामकरण करता के हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। इनका नाम है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन नाम है। ठीक है, जो कि कौरवी खड़ी बोली का नामकरण किया। अच्छा, अब आते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 आती है। उन चारों की मैं अगर चर्चा करूं तो आपका पहला भैया क्या आता है राजस्थानी में, तो कह सकते हैं मारवाड़ी। क्या है, मारवाड़ी। ठीक है, उसके बाद आपका भैया जयपुरी। क्या नाम है इसका, जयपुरी। जयपुरी का एक और नाम मिलता है जिसका नाम है ढूढ़ाड़ी। क्या नाम है भैया, तो ढूढ़ाड़ी को पूछा जाता है, किसका नाम ढूढ़ाड़ी। मारवाड़ी, जयपुरी। ठीक है, और अब इसी में आपका आता है भैया कि चार है मारवाड़ी, जयपुरी, और जयपुरी का दूसरा नाम है ढूढ़ाड़ी। और ढूढ़ाड़ी से मैं इसकी थोड़ा सी जगह इसमें लेना चाहता हूँ क्योंकि आपके 4 हैं, यहाँ 4 पे हो नहीं पाएंगे। ठीक, थोड़ा सा रोक दीजिएगा। तो राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आएगी। फिर उसके बाद आपका पहाड़ी हिंदी में 3 है, नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। वहीं पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वहीं बिहारी हिंदी में आपकी मगही, मैथिली और भोजपुरी। इन बोलियों का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, 18 बोलियों का क्रम इस प्रकार है। पश्चिमी के अंतर्गत 5,
मैं अगर पहली की बात करूँ तो ब्रज है, दूसरा बुंदेली है, तीसरा आपका भैया बुंदेली के बाद बांगरू है। बांगरू का वो हम क्या करते हैं, हरियाणवी के नाम से जानते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका जो है कन्नौजी, फिर खड़ी बोली। खड़ी बोली की हम क्या कहते हैं, एक नाम और मिलता है कौरवी, और कौरवी के जो नामकरण करता है वो कौन है, तो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं, जो अपने जिले के कवि हैं, पंडित राहुल सांकृत्यायन। आगे आता है आपके राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी में आपके 4 हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और आपका इसी में इसका नाम जयपुरी। जयपुरी का एक अन्य नाम मिलता है जिसका नाम है ढूढ़ारी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। पूर्वी हिंदी के अंदर 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंदर 3 आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये चीजें देखिए अभ्रंश से उत्पन्न हो रही है। कहाँ से, अपभ्रंश से, जो आपके सातों अपभ्रंश यही से उत्पन्न हुई है। अच्छा, मैं इसके बारे में आगे अगर थोड़ी सी अगर बात करूं तो यहाँ से जो प्रश्नों की संख्या खूब बनती है, इन सबसे प्रश्नों की संख्या खूब बनती है। कभी आपके प्रश्न यहाँ से पूछ लेंगे, जैसे इसका जो पापा है तो इसके पापा कौन है, ये है। सीधी सी बात है कि कभी इससे प्रश्न पूछता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, कौन सी नहीं आती है। दूसरी बात की अवधि किस अपभ्रंश का हिस्सा है, तो अवधि किसका है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अवधि जो हो पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो अवधि किस अपभ्रंश का है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश कर सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है, पापा का नाम ना पूछ के क्या नाम पूछ रहा है, इसके दद्दा का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ से ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, सभी से ऐसे प्रश्न बनते हैं। आगे जब धीरे धीरे देखेंगे इसका अपभ्रंश का समापन हो रहा है ना, लेकिन अपभ्रंश में दोस्तों कुछ 2-4 बातें छूट गई हैं, जो कि अपभ्रंश का जो नाम दिया गया है। जैसे सुन लीजिएगा, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कौन सी हिंदी, प्राकृताभास हिंदी, ठीक है। दूसरा नाम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे क्या कहा है, पुरानी हिंदी। वहीं अपभ्रंश को जो तीसरा नाम मिलता है उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे इसके उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अच्छा, यहीं से एक भाग यहीं से टूटता है आपका 700 से 1100। किसे, 700 से 1100 के मध्य एक समय होता है ईस्वी सन में, 700 से 1100, इसे हम कहते हैं अवहट का समय। इसका समय अवहट। और जो अवहट के नामकरण करता है, जिन्होंने अपभ्रंश को अवहट कहा है, उसका क्या नाम भैया, पंडित भोलाशंकर व्यास। पंडित भोलाशंकर व्यास ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया, अवहट दिया। और अवहट और अभिहत, जो कि अवहट को हम कहते हैं पुरानी हिंदी की एक संकल्पना देते हैं। अच्छा, उसी के बाद इसी को कुछ लोग आए जो कि बोले नीच भाषा, भ्रष्ट भाषा, बिखरी भाषा, टूटी फूटी भाषा, इतने नामों से उद्धृत करने वाले थे। कौन, वासुदेव नंदन प्रसाद। वासुदेव नंदन प्रसाद ने इसे कहा कि यह टूटी फूटी भाषा है, ठीक है, बिखरी भाषा है, नीच भाषा है, खड़ी भाषा है, ठीक है। इतने नामों से इसे अपभ्रंश को पुकारा, ठीक है। ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे समापन करते हैं। इसी के जस्ट बाद आपके अपभ्रंश बाद ना हिंदी का क्या होता है, उदय होता है, या हिंदी का क्या होता है, उद्भव होता है। जो कि एक मैं इसकी भी चर्चा कर लेता हूँ हिंदी का, फिर कल से मैं हिंदी के बारे में, विकास के बारे में बात करूंगा। तो थोड़ा से मैं हिंदी के बारे में ही यहीं पे बता सकता हूँ आपको। देखिएगा, जैसे ही अपभ्रंश का 1000 ईस्वी सन में क्या हो रहा है, समापन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, समापन हो रहा है। तो अपभ्रंश के जस्ट ही बात क्या होती है, हिंदी का उदय होता है। क्योंकि अवहट से ही माना जाता है हिंदी का उदय प्रारंभ हो गया था। कहां से, अवहट से। और अवहट या अभिहत जो नाम दिया था पंडित भोलाशंकर व्यास के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा, पंडित भोलाशंकर व्यास। तो हिंदी का क्या हो रहा है भैया, उदय हो रहा है। कहां से, अपभ्रंश के बाद। और इसका समय है 1000 ईस्वी सन से अद्यतन कह सकते हैं। 1000 ईस्वी सन से अद्यतन मतलब चल रहा है, भी चलेगा भी, सीधी सी बात है, ठीक है। हिंदी का उदय कब होगा, 1000 ईस्वी सन में। किसके बाद, जस्ट अपभ्रंश के बाद। इसीलिए माना जाता है कि आपका जो हिंदी है, हिंदी का जो उद्भव हो रहा है, कहां से हो रहा है, अपभ्रंश से हो रहा है। लेकिन हिंदी की जो आदि जननी है, आदि मतलब जो प्रारंभ करता है, जिन्होंने जन्म दिया है, उसका नाम है संस्कृत। क्या नाम है, संस्कृत। इसलिए बार बार यहां से प्रश्न बनता है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत। हिंदी का उद्भव और विकास कहां से हो रहा है, तो अपभ्रंश से। कहां से, अपभ्रंश
भ्रंश से। फिर उसके बाद आपका यहीं से आता है कि हिंदी के समय क्या है, तो हिंदी का समय क्या है, 1000 ईस्वी सन है। आधुनिक भाषा का दर्जा किसे दिया गया, तो आधुनिक भाषा का दर्जा किसे दिया जा रहा है, हिंदी को, क्योंकि आधुनिक मतलब नई, और जो नई भाषा आपकी कौन पनप रही है, हिंदी, इसलिए आधुनिक भाषा का दर्जा किसे दे रहे हैं, हिंदी को। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे इसका समापन करता हूं। कल मैं इसके विकास की बात करूंगा, क्या, हिंदी का विकास, जो कि आप में लगा है हिंदी का विकास, और कल मैं इसके विकास की बात करूंगा। हिंदी के विकास में प्रमुख व्यक्ति, क्या, प्रमुख व्यक्ति एवं प्रमुख संस्थान या एजेंसियां, ठीक है, या एजेंसियों की मैं बात करूंगा। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख संस्थान एजेंसियों की बात करूंगा कि कल हिंदी के विकास में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी के विकास में काफी सहयोग दिया, और कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं, कौन से ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने हिंदी के विकास में परिपूर्ण बात की है। कल मैं हिंदी के विकास को समापन करके फिर उसके बाद मैं आपका अगला जो टॉपिक है उस पर समय दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे आगे कल, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।